Okay. So I think this is the third lecture of fourth lecture. We are actually studying very slowly. थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है हमें। चलो बच्चों, अगला जो टॉपिक है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा डायग्राम समझा देता हूँ क्या है कैसे, फिर हम इसका कैलकुलेशन पार्ट पढ़ेंगे। चलेगा? प्लीज डोंट टॉक एंड लिसन केयरफुली। देखो बच्चों, ये एक स्पेस है जहाँ पे हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखा है। कौन मुझे बताएगा डायग्राम को देख के इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना के रखी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम को देख के बता सकता है कोई डायरेक्शन क्या है इसका? सर्कल किया है, सर्कल के अंदर प्लस साइन दिख रहा है, एक्चुअली क्रॉस होना चाहिए। बराबर, क्रॉस और डॉट, ये दो वर्ड तुम जानते हो। डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? आउट। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर एंड इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना कर रखा है। यानी कि अगर आपका पेपर है मान लो, तो पेपर से अंदर जाने वाली परपेंडिकुलर टू द फील्ड और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अंडरस्टूड? फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको एक फ्रेम दिखेगा ऐसा ब्लैक कलर का। कैन यू सी दिस फ्रेम? ये ऐसा वाला फ्रेम, ये बेसिकली सिंपली एक वायर है। इन्होंने थोड़ा सा बड़ा झाड़ के दिखाया उसको, लेकिन इट इज व्हाट? इट इज सिंपली अ वायर। कोई तो एक वायर है, सुन रहे हो तुम लोग? और ये जो वायर है, अगर गौर से देखोगे तो ये जो वायर है इसका शेप कौन सा शेप है बच्चों? क्या चालू नहीं था क्या मेरा? चालू था ना? अच्छा, ये जो वायर है इसका शेप कौन सा शेप है? अरे वो आवाज कम कर देते तो पीछे आवाज नहीं पहुंचता है। तुमको थोड़ा, एक तो फिर दूसरा चॉइस है कि थोड़ा पीछे बैठना पड़ेगा। पीछे बैठेगा तो कैमरा कौन चालू करेगा? एक काम कर, थोड़ा कापूस तक करना। आज चलना कामाचं सोल्यूशन नहीं है। ओके, सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? तो जो बोल रहा हूँ वो सुनो। देखो बच्चों, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। कौन सी फ्रेम है ये? रेक्टेंगुलर। और ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये जो रेक्टेंगुलर तुम्हारी फ्रेम है, वैसे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि लगेगा आपको कि इसके ऊपर ये कोई स्लाइड करने वाला वायर रखा हुआ है। ये कोई स्लाइड करने वाला वायर नहीं, बेसिकली इसको खाली आगे पीछे लेके जाने के लिए पकड़ के रखा हुआ है। ओके, अब डायग्राम थोड़ा सा जितना प्रॉपर होना चाहिए उतना प्रॉपर है नहीं, बट एनीवे कंसीडर कर लो। पहले तो ये प्लस की साइन हटाओ, यहाँ पे क्रॉस कर लो अगर इनवर्ड है तो। वैसे अगर आप बुक में पढ़ लोगे तो तुमको उसका डायरेक्शन पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर लिखा हुआ है, ठीक है? चलेगा? फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो तुमको दिख रहा है ये फ्रेम बेसिकली सिंपल एक वायर है, रेक्टेंगुलर शेप का वायर है। वायर मस्ट बी कंप्लीट लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जो बना के रखा है, ये जो बीच में येलो पर ये क्यों लगा के रखा है, इसका कोई सेंस मुझे समझा नहीं। एक्चुअली नॉट करेक्ट। ये वायर फ्रेम के बाहर भी हो सकता है। तो तुम्हारा डायग्राम जो है एक्चुअल में कुछ इस तरह से होना चाहिए। लेट मी चूज अ पेपर एंड वी विल सॉल्व देयर ओनली। चलेगा बच्चों? Yes. So let's go through this. First, what I just said, the field should be something like this. Okay. जाहिर है ये सारे जो सर्कल बना रहे हो आप लोग छोटे छोटे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। क्रॉस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनसाइड द पेपर, ठीक है? अब ये तुम्हारा जो एरिया है, ये कौन सा एरिया बच्चों? इट इज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इट इंप्लाइज? इसका मतलब क्या कि थ्रू आउट जो एरिया है, इस पूरे एरिया में, थ्रू आउट इस पार्ट में जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? उसका वैल्यू होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर तुम लोग एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लो, और ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये कुछ इस तरह से तुम लोग रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। A part of this frame is inside and part of this frame is outside, ऐसा तुम इसको रख सकते हो। तो ये फ्रेम कुछ इस तरह से बनाना चाहिए था, उन्होंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बना लिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो डायग्राम है ना, कहीं थोड़ा सा मैच करता है, वो इसके कॉपी पेस्ट किया क्या पता नहीं, मुझे लगता है वो चैप्टर है अपना, क्या नाम है उसका? चैप्टर नंबर 2, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। उसमें वो एक फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर एक स्लाइडर लगाते हैं, उसको सोल्यूशन में डुबाते हैं, उसी की तरह बना डाला है। हाँ, तो ये ऐसा डायग्राम है, वैसा नहीं है एक्चुअली।
अब देखो, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, फटाफट मुझे आंसर देने के हैं। ये जो फ्रेम है, बोलो मत, इस फ्रेम की ये है लेंथ, लेट मी कंसीडर दिस एज एल। ओके, ये है कोई और, मतलब इसकी भी कुछ तो वैल्यू होगी, बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट, हमें खाली इस पार्ट में इंटरेस्ट। तो ये जो पार्ट है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं बच्चों? एक्स। फिर ये जो अपनी फ्रेम है इसको अपन टू एंड फ्रो मोशन में डालेंगे, यानी कि इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, ऑफ कोर्स वापस पीछे भी लेके आने वाला हूं, बराबर है कि नहीं? जिस वेलोसिटी से मैं आगे लेके जाने वाला हूं उस वेलोसिटी को मैंने भी बोला। तो आपकी जो फ्रेम है वो मैग्नेटिक फील्ड में, पूरी की पूरी फ्रेम मैग्नेटिक फील्ड में है क्या? जरूरी नहीं, कुछ हिस्सा है। जिस मोमेंट को मैंने उसका फोटो निकाला, इमेजिन करो ऐसा, उस मोमेंट में उसका कितना हिस्सा, कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बच्चों? एक से कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने क्या मान के रखा है? बोलो जल्दी से, स्मॉल एल। ये जो लेंथ है इसको क्या मान के रखा है मैंने? स्मॉल एक्स। तो आई वांट टू आस्क यू स्मॉल क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड? कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया है? ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगुलर फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वेरी सिंपल, व्हाट इज दैट? एल इनटू एक्स। चलेगा? ऐसा ही टाइम पास मैथमेटिक्स पूछ रहा हूं तुम लोगों के लिए। ये एरिया को थोड़ी देर के लिए चाहे तो मैं ए लिखता हूं। मेरा सवाल है, जैसे ही मेरा फ्रेम मोशन में जाएगा, यानी कि मैं फ्रेम को आगे लेके जाऊंगा या पीछे लेके जाऊंगा, दिस वैल्यू ऑफ ए इज कांस्टेंट और वेरिएबल? इफ इट इज कांस्टेंट, व्हाई? इट इज वेरिएबल, व्हाई? ऐसे पूछ रहा हूं, मैथमेटिकल नॉलेज जानना चाहता हूं आपका। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बता जल्दी से। ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। क्यों वेरिएबल बच्चों? एक्स बदल रहा है। आप अंदर जाओगे एक्स बढ़ेगा, बाहर आओगे एक्स घटेगा, एक्स बदलेगा, ए भी बदलेगा। इट इज नॉट कांस्टेंट बेटा, इट्स वेरिएबल। ठीक है, तो इट इज वेरिएबल क्वांटिटी, इवन इट इज वेरिएबल क्वांटिटी। फॉर्चूनेटली लेंथ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ जो है एल, उसका कोई लेना देना नहीं। तुम जिस तरह से इसको मूव करोगे ये उतना ही रहेगा अंदर। अंडरस्टूड? जस्ट थोड़ा कॉमन सेंस कभी कभी काम में लाना जरूरी है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो बी है उसका वैल्यू क्या है बच्चों? कांस्टेंट। कौन मुझे बताएगा कि एक सर्टेन टाइम में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है तुम्हारे कॉइल के साथ, उसकी वैल्यू कितनी होगी? फ्लक्स के कितने फार्मूले हैं आपके पास? याद करो ना, फ्लक्स के फार्मूले बताओ मुझे। फ्लक्स पूछा मैंने, फ्लक्स के दो फार्मूले, कौन सा फार्मूला है बच्चों? बी ए, और फ्लक्स का दूसरा फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन बी इनटू डी ए। कौन सा फार्मूला यूज करोगे? फर्स्ट और सेकंड। पहले तो मुझे बताओ कौन सा फार्मूला कब यूज करते हैं? पहला कब यूज करते हैं? चाहे कॉन्फिडेंस लाओ, चले लक्षण है तुम्हाला डायरेक्ट येऊन टाकायचं, हा घेतलं केलं तर पडते। सोचते हो तो सोचा करो ना, कौन सा यूज करोगे? फर्स्ट की सेकंड? पीछे बहुत सारे लड़के लड़कियां ध्यान नहीं दे रहे, तुम लोग कुछ भी बोलो। सेकंड वाला ये कब यूज करते हैं? कौन वेरिएबल होता है? कौन वेरिएबल होता है? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, नारायण को कुछ भी यूज करते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अरे बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? पहला वाला। क्या फार्मूला है? बी। सो बी इनटू एल इनटू एक्स। किसी को इसमें अड़चन? पक्का? श्योर नहीं है? अब मेरा सवाल आगे आपसे अगला है, क्या बताया? फ्लक्स का फार्मूला क्या है तुम्हारा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इनटू एल इनटू एक्स। व्हेन आई विल शिफ्ट और आई विल मूव दिस विद एन वेलोसिटी v। ओए प्यारे बच्चों, ध्यान दिया करो, और कि नहीं, ये जो मैंने लिखा ना अभी देखो यहाँ पे, ये कोई एग्जाम को लिखने वाली चीज नहीं है, तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, तब तुमको डेरिवेशन लॉजिकली आएंगे, वरना करो रट्टे मार के याद, एक दिन लगेगी तुम्हारी बात। नहीं समझा? ठीक। अब मुझे बताओ फ्लक्स का फार्मूला क्या नजर आ रहा है? व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, आई एम मूविंग दी व्हाट coil away from the magnetic field, and you are just giving it in to and fro motion। मेरा सवाल ये है कि जब मेरा टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है, ये जो तुमने फार्मूला अभी मुझे बताया, फ्लक्स कितना है वो तो तुमने मुझे बता दिया कि द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज b into l, b फ्लक्स इज इक्वल्स टू b into l into x। माय सवाल टू ऑल ऑफ यू,
इसमें कौन वेरिएबल है कौन कांस्टेंट है, ऐसे बताओ। ये सारे कांस्टेंट क्या लगता है बताओ मुझे, वेरिएबल के कांस्टेंट बताओ, वेरिएबल के कांस्टेंट, वेरिएबल के कांस्टेंट, वेरिएबल के कांस्टेंट। एक्स तो वेरिएबल है जानते हो आप लोग, एल क्या है कांस्टेंट, ये भी और ये फ्लक्स। अबे तुम एक वेरिएबल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहोगे कांस्टेंट को तो चीजें बदलती रहेगी ना, एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, एरिया घटा फ्लक्स घटा, ये समझा सबको। मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो मुझे कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन हम तो एक लॉ जानते हैं, whenever there is changing flux associated with the coil, EMF and hence current induced in the coil। अब है ना, जब किसी कॉइल के साथ का फ्लक्स बदलेगा तब उस कॉइल में EMF और करंट बनेगा। तो क्या यहाँ पे करंट बनेगा, बोलो बनेगा, कितना बनेगा, E is equals to माइनस डी फ्लक्स डिवाइडेड बाय dt। सर जी इतना बनेगा, कोई डाउट है इसमें, पक्का डाउट नहीं है। अब क्या करोगे आगे, कैलकुलेशन करोगे और क्या करोगे, चलो मुझे अच्छे बच्चों की तरह फ्लक्स का वैल्यू बता दो, कितना है, कितना है वैल्यू, b into l into x। ओके डेरिवेटिव आवे है, अरे तुमको डेरिवेटिव आवे है कि नहीं आवे है, क्या कहता है डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर, कौन कौन है कांस्टेंट b l और x में, b कांस्टेंट है क्या, l कांस्टेंट है क्या, हमारे x भैया कांस्टेंट है जी नहीं, क्या है x, जितना डिस्टेंस तुम्हारा अंदर है वो वैल्यू, क्या ये x बदलेगा, हाँ कब बदलेगा, जब तुम कॉइल को अंदर लेके जाओगे बढ़ेगा, जब बाहर लेके आओगे घटेगा। कौन मुझे बताएगा ये वैल्यू क्या होगी, जिसने ये बता दिया इसको वैल्यू मान लिया यार। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी, तो क्या मैं अगली स्टेप में बोल सकता हूं दिस इज इक्वल टू माइनस b into l into v। ओके किसी को डाउट, तुमको नहीं लगता, बड़ा ही अच्छा डेरिवेशन था, बनेगा नहीं तो बताओ मुझे, न्यूमेरिकली अगर लिखोगे तुम इस फार्मूले को न्यूमेरिकली तो e इज इक्वल टू क्या आएगा, b l v आएगा, याद रखोगे। तो वाज इट वेरी इजी डेरिवेशन, क्या तुम्हें मजा आया, बड़ा सिंपल डेरिवेशन था, श्योर था। देखो बच्चों ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी बॉक्स के अंदर, ओके लेट मी चेंज द विड्थ ऑफ दिस बॉक्स, ये चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर हमेशा, इसी डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमेशा डेरिवेशन को लॉजिकली मैंने, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पूरे फिजिक्स में मैंने आपको एक डेरिवेशन बिना लॉजिक का पढ़ाया है, सारे डेरिवेशन बहुत लॉजिक से तुमको समझा, ये चीज तुमको एग्जाम में नहीं लिखनी है, तुम्हारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर दिमाग के अंदर ये चीज भागती है, उसके लिए डेरिवेशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ चार बार कि पढ़ो ऐसे, जमीन अगर डेरिवेशन करा लेना है, नक्की करा लेना है। अब सेम डेरिवेशन है ना, हम और एक मेथड से कर सकते हैं, ओके सो लेट्स ट्राई दैट एज वेल। एग्जाम में आपको दोनों भी करके दिखाने की पूरी अनुमति है, ठीक है बच्चों। आप एग्जाम में कौन सा यूज करोगे ये तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इमेजिन करो अगेन आई हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पूरा स्पेस है, इस पूरी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका वैल्यू कैसे बच्चों, यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे का वैल्यू बदल नहीं रहा, बरोबर। अरे आया ना, तो हियर इन द एंटायर स्पेस द वैल्यू ऑफ b इज कांस्टेंट, समझा बच्चों। वापस आई हैव केप्ट दिस सेम कॉइल हियर, मान लो ये सेम अपना जो फ्रेम है वही फ्रेम है यहाँ पे रखा हुआ है, फ्रेम की ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको क्या माना मैंने n, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस फ्रेम का अंदर है उसको क्या माना मैंने x। अब मुझे बताओ फिलहाल तुम्हारी ये जो फ्रेम है, सुन रहे हो ना, इस फ्रेम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे, ऑफ कोर्स कंडक्टर से बनी हुई फ्रेम है तो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, कौन है वो, इलेक्ट्रॉन है। इस फ्रेम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका मिलकर जो चार्ज है उसको मैंने क्यू मान लिया,
कॉमन सेंस से जितने उतने रहेंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये जो टोटल चार्ज है फ्रेम के अंदर वो कितना है, क्यू। ये फ्रेम जहां पे रखी है वहां का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। और जब इस फ्रेम को मैं v इतनी वेलोसिटी से इस साइड में लेके जाऊंगा, क्या तुम्हारे फ्रेम के हर चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा? अरे फ्रेम के अंदर है, ये देखो अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मैं कर लेता हूं चाहे तो। देखो ये फ्रेम को मैं डबल लेयर में ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये फ्रेम यानी कि तुम्हारा वायर है, सिंपली वायर है, तो वायर के अंदर कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना अंदर, ऐसे है कि नहीं? अबे है कि नहीं? फिलहाल ये सारे आपस में बैठे हुए लाइक दिस, कहीं पे नहीं जा रहे, रैंडम मोशन में होते, जनरली थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं, बराबर। लेकिन जब इस वायर को मैं ऐसा मूव करूंगा इस साइड में, जोर से झटका दूंगा ऐसा, तो ये जो झटका दूंगा यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, हर चार्ज को मोशन में लेके जा रहा हूँ, हर चार्ज पार्टिकल को मोशन में लेके जा रहा हूँ। जनरली जिससे तुम्हारा फ्रेम हो रहा है चार्ज पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से चल रहा है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड दैट वायर, v? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेयर वी केप्ट इट, b? कौन मुझे बताएगा यहाँ पे क्या इन चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, बताओ ना। क्यू बी वी, मैग्नीट्यूड वाइज क्यू बी वी, provided that V and B must be perpendicular to each other, and check it out, V and B are perpendicular to each other. Otherwise बोलो Q into V bar cross B bar, B हमेशा बाद में आता है। इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिख लिया मैंने फॉर्मूला। किसी को इसमें डाउट है? कौन मुझे समझाएगा? यहाँ पे ये फॉर्मूला कभी हो जाता है बच्चों, हर टाइम होता है क्या नहीं? V and B must be perpendicular, otherwise formula become Q B V sin theta if there is angle. Now what is the direction of V? This. What is the direction of B? Perpendicular to the plane and inward. अब तुम्हारा जो प्लेन है उसको इनवर्ड है तुम्हारा B और इधर है तुम्हारा V, तो V and B are perpendicular to each other, right? तो एंगल थीटा जो है 90 डिग्री है, sin 90 की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला बराबर है। मैं जो बोला वो तुमको समझा गया? अब हमारा टारगेट है यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकालना है, लेकिन ये हम उस मेथड से नहीं करेंगे जिस मेथड से हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हम लोगों ने किससे किया था बच्चों? फैराडे के फर्स्ट लॉ से, बराबर? फैराडे के फर्स्ट लॉ से किया था ना। अब मुझे E की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द डेफिनेशन। अब तुम्हारे पास E का एक फॉर्मूला तो यहाँ पे है, लेकिन दूसरा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बेसिक। E क्या है वो पता है तो कर सकते हो। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज E? नाम बताओ उसका। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स म्हणजे काय? डेफिनेशन जानते हो ना? मैंने तुम लोगों को बताया था इसके नाम पे मत जाओ, इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। पता है कुछ लोग नाम होता है प्रशांत, लेकिन बिल्कुल नहीं होते शांत, उसी तरह से ही है। नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये है नहीं फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? बोलो। It is the amount of energy spent to circulate how much 1 coulomb charge once around the entire circuit। इस पूरे वायर से 1 कूलम चार्ज को एक बार घुमाने के लिए तुम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड करोगे ना उसको बोलते हैं EMF। तो अच्छा मैं आपका ऐसे टाइम पास पूछता हूँ, एक जगह पे ना मेरे पास है ना 10 कूलम चार्ज। कितना चार्ज था बच्चों? और 10 कूलम चार्ज को मेरे पूरे सर्किट में एक बार घुमाया, मेरे को ना 30 जूल इतना वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? 10 कूलम चार्ज के लिए 30 जूल, तो 1 कूलम के लिए कितना? एक्चुअली आपको समझ में नहीं आया ना, आप लोग को इंसल्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन पूछ के। बोलो 1 कूलम चार्ज के लिए कितना? अब ये 3 यानी कि 1 कूलम चार्ज के लिए लगा हुआ एनर्जी, लेकिन बेटा इसी को तो EMF बोलते हैं। ये तुम्हारा वर्क है, ये तुम्हारा चार्ज है, काटो बनाओ फॉर्मूला। एनी डाउट इन दिस? अंडरस्टूड? पक्का? ओ बच्चों अरे पक्का? कोई डाउट है इसमें? पक्का डाउट नहीं है? तो EMF का फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या है EMF का फॉर्मूला? अब EMF निकालने के लिए पहला क्या निकालना पड़ेगा? वर्क। आप लोग सर फोर्स निकाल चुके हैं, अभी वर्क निकालने में क्या जाता है? अभी निकालता हूँ 2 मिनट में। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? आपके पास वर्क के 2 फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
एंड वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ इनटू डी एल बार. कौन सा फॉर्मूला कब यूज करते हैं? हा कधी वापरतात? फोर्स काय असेल तर व्हेरिएबल. हा कधी वापरतात? कोण मला सांगेल या केसमध्ये कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, पहिला का दुसरा? नंबर 1 या नंबर 2? कोई किताब खोल के देखेगा, मैं उसका गला दबा दूंगा. एक लक्षात घ्या, तुम्ही जेव्हा जेव्हा लॉजिकली गोष्टी शिकाल तुम्हाला एक सर्टन स्टेजच्या नंतर मेंदू आपोआप उत्तर द्यायला सुरुवात करेल. जेव्हा तुम्ही रट्टे माराल मेंदूला आठवायला लागेल तो विसरून जाईल. फर्स्ट की सेकंड ये कब यूज करते हैं? फोर्स कांस्टेंट है, अपने जान चेक करायचे कांस्टेंट है कि नहीं. तुम जो तुम्हारा ये है फ्रेम, इस फ्रेम को खींच रहे हो, इनफैक्ट दे के रखा है विद कांस्टेंट स्पीड. तो मुझे बताओ तुम्हारे फ्रेम के खींचने की वजह से अंदर का चार्ज का वैल्यू बदलेगा? अरे चार्ज का वैल्यू बदलेगा कि ना? वो तो कांस्टेंट है. जिस जगह पे रखा है वहां का भी कांस्टेंट है, और तुम खींच रहे हो कांस्टेंट स्पीड से, क्यों बदल नहीं रहे? फोर्स कांस्टेंट है. क्या होता है, कभी कभी हम फॉर्मूला यूज कर करके ऐसी स्टेज में चले जाते हैं की आपल्याला सोप्या गोष्टी आवडतच नाही किंवा आठवत पण नाही, आपल्याला वाटतं हेच करायचं, लेकिन बहुत सारे केसेस में गलती नहीं होती है. तो बोलो व्हाट इज वर्क? फोर्स बार इनटू व्हाट? इट्स वी बार. बरोबर है मेरे प्यारे बच्चों? अरे फोर्स बार इनटू वी बार नहीं, फोर्स बार इनटू फोर्स इनटू एल बार. चलेगा बच्चों? कोई डाउट है इसमें? अब सवाल उठता है कि सर यहाँ पे एफ और यल के बीच में डायरेक्शन क्या है, और उससे भी बड़ा सवाल उठता है कि यल कौन सा लेना है? वर्क क्या है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट किया? अब इमेजिन करो कि तुम्हारी जो कॉइल थी इनिशियली इस लेवल पे थी, यहाँ पे, बराबर है, और तुमने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करके उसको यहाँ पे लेके गए, तो तुम्हारा कॉइल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका. ओके, तो इस केस में लेंथ कौन सा लेना चाहिए अपन ने? थोड़ा सोचो तो. और उससे भी पहले मुझे बताओ ना, इस सारे ये जो वायर है, जो बाहर की वायर है उसका तो कोई सवाल नहीं उठता, जो अंदर के 3 वायर है इनके फोर्स के डायरेक्शन बताओ ना कहाँ पे होंगे, और मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगी? यहाँ पे कौन बताएगा मुझे? इसके लिए बताओ सबसे पहले, ये जो वायर है इसके लिए बताओ. बी इधर, बी अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा? फॉर्मूला दिख रहा है, V इंटू बी करके एफ आता है. तो V इस साइड में है, बी अंदर है, बी कहाँ पे है? अंदर, V बाहर, और फॉर्मूला क्या हमारा? V बार क्रॉस बी बार. बराबर, यानी कि F इस डायरेक्शन में मिलेगा फोर्सेस. कुछ तो गड़बड़ है. मेरे को लगता है खाली इस वायर के ऊपर फोर्स को डिस्कशन करना चाहिए. लेट मी चेक. चलो बुक में क्या दिया है चेक करते हैं.
डेरिवेशन यहाँ पे तो गलत लिखा है। इन्होंने डायरेक्शन कंसिडर नहीं किया। कुछ हिस्सा ठीक है, इसका सारा सारा सही नहीं है। इस पार्ट के लिए वेलोसिटी जीरो क्यों रहेगा? कोई रीजन नहीं है, तुम्हारी पूरी फ्रेम हो रही है वेलोसिटी भी। इसी के लिए अलग वायरलेशन नया बुक में क्या दिया है दिखाओ तो ये थोड़ा ओल्ड बुक है शायद। नए बुक में करेक्ट किया कि चेक करो जरा। लॉजिकली भी गलत है। किसी के पास नया बुक है? छोटी मोटी मिस्टेक्स थी पुराने बुक में, और ये जो है मेरे ख्याल से मेरे पास ओल्ड एडिशन है, अपडेटेड है ये। लास्ट टाइम तो अपडेटेड हो गया, मिस्टेक नहीं देना फर्स्ट और हाँ बरोबर। बट यहाँ पे ये गलत है फिर भी, या फिर इनको कहना कुछ और है, हम समझ कुछ और है। दो अलग अलग वायर, एक रेक्टेंगल है मतलब एक साइड ओपन होगा, उसमें दूसरी वायर रखी बीसी। ये वायर हाँ ऐसा है। नहीं, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये वायर को ऊपर से स्लाइड करने वाली वायर है, उसकी जरूरत भी नहीं है। वो वेलोसिटी बढ़ रही कैसे बढ़ जाती है? किसी के पास ओल्ड बुक होगा ना, तो ओल्ड बुक में ये डेरिवेशन थोड़े प्रॉपर लिखे थे। मैं चेक करता हूँ इसका ये जो डेरिवेशन है इसमें क्या गड़बड़ है। ये ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। वेलकम बैक टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक का जो भी कुछ मुझे करेक्शन लगता है वो मैं करके आपको बता दूँ। नहीं, खाली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना यानी कि डेरिवेशन करना नहीं होता। अगर हम लोग अभी ये सोच ले कि चलो बच्चों देखो समझो, अगर किसी बच्चे ने सोचा कि नहीं सर मुझको तो दिमाग ही नहीं लगाना है, तो वो तो बोल देगा सर E is equals to W divided by Q, but what is W? That is equals to force into displacement divided by Q। अभी तुमने फोर्स का डायरेक्शन में बताया मुझे इस डायरेक्शन में है, इसका एंगल है, they are parallel, so their dot product will be F into L into cos of angle 0 divided by Q। अरे बोलो मत, F into L into cos 0 का वैल्यू divided by Q, बराबर ना। अब मैंने पूछा ये F की वैल्यू क्या है, जो तुमने अभी निकाली है, बोलो क्या निकाली है F की वैल्यू, देखिए ना, बोलो ना क्या है, QBV। अभी वही है ना, क्या है बताओ ना F की वैल्यू, QBV into L divided by Q। फिर तुम बोलोगे सर देखो Q कैंसिल हो गया, क्या मिला B into L into V, आ गया सेम फॉर्मूला, लेकिन ऊपर में तो वही आया है। This is not a mathematical calculation. I am not worried about the mathematical calculation। वो तो तुम आंखें बंद करके भी कर रहे हो, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल कंसर्न है जो मेरे दिमाग को नहीं पड़ते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके तुमको दिखाने के लिए तुम तो पूछेंगे नहीं मेरे को, मैं जानता हूँ तुम इतने टैलेंटेड हो। कुछ बच्चे तुम में से अभी मैंने इतना साल 2 साल से टॉर्चर कर रहा हूँ तुमको,
तो वो सोचेंगे शायद, अदरवाइज मैं बोल देता बस ये थोड़ा मुझे जोश में और मूड में बता देगा, देखो बच्चों बड़ी सिंपल चीज है, बड़ी है बहुत बड़ी चाल, और वो क्या होता है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, बराबर है कि नहीं। और एफ डॉट बार एल बार का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू cos थीटा ओवर द डायरेक्शन ऑफ एन एल एंड दैट इज 0 एंड देयरफॉर दिस एंड देयरफॉर दिस एंड देयरफॉर दिस एंड देयरफॉर दिस, आ गया कैलकुलेशन, और यही लिख के रखा है बुक वाले में, बराबर है कि नहीं। इनफैक्ट उन्होंने आगे जाके इसमें sin थीटा लिखकर बाद में लिखा था एंगल के मैक्सिमम वैल्यू, बेसिकली लिखने की जरूरत ही नहीं है, बी और वी के बीच में तुमने बोला थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड वी, बी और वी के बीच का एंगल ही है थीटा, तो डायरेक्टली लिख दो ना उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है cos 0, सॉरी sin 90 is 1, वो भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, मतलब यहाँ पे उन्होंने ये जो लिखा है देखो ये इसकी जरूरत ही क्या थी, व्हेन यू आर सेइंग हियर कि where theta is angle between b and v, we can see in the diagram perpendicular, तो आपको sin थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है, और फिर उसको जबरदस्ती प्रूव करने के लिए मैक्सिमम sin थीटा की वैल्यू 1 होगी, लेने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी sin थीटा 1 है यहाँ पे। अगर b और v के बीच का एंगल है थीटा, डायग्राम में b और v एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो sin 90 डिग्री कितना हो गया, 1 यही पे हो गया ना, b into l into v, बराबर है नहीं। तुमको अलग से वापस बोलने की जरूरत क्या है कि ईएमएफ की मैक्सिमम वाली क्या है, जनरल पूरी कैसी है, तो आपको वापस बोलने की जरूरत ही नहीं कि मैक्सिमम इनटू ईएमएफ sin थीटा इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर, मतलब ये जिसने भी लिखा है ही नॉट यूज अ पर्सन ऑफ लॉजिक, ओके। अनफॉर्चूनेटली कभी-कभी हो सकता है ये, इट इज नॉट अबाउट द कैलकुलेशन से तो उसका आंसर ऐसे भी आ रहा है। मेरा कंसर्न ये है कि इस वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट जो लिया है, ये डिस्प्लेसमेंट उन्होंने ये कैसे लिया, ये मेरा कंसर्न है, क्योंकि जब मैं फ्रेम को ऐसा पकड़ूंगा और उसको आगे लेके जाऊंगा तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही कैसे होगा। सवाल होगा कि मैं ऑब्जेक्ट को कितना आगे लेके गया, इसमें एल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि जितना आगे लेके गया वो उसका इस लेन से क्या संबंध है, इतना थोड़ी आगे लेके गया वो, तो नेचुरली देखा जाता है कुछ भी प्रूव करने को क्या जाता है। मैंने बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा वो तो फोर्स आणि फोर्स किती डिस्टेंस पर्यंत लावला, बरोबर है नहीं, वो एल नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा लॉजिकल कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी छापा है यहाँ पे ये खींचतान की प्रूव करने की कोशिश की है, इवन इन दिस सेंटेंस आल्सो। यहाँ पे तो उसकी हाइट है कि ऊपर जब बोलते हैं एंगल 0 है, ऊपर जब बोलते हैं एंगल 90 है या परपेंडिकुलर बी और वी के बीच का एंगल है, तो यही पे बोल देते हैं कि एज बी एंड वी आर परपेंडिकुलर थीटा इज 90 sin 90 is 1 and therefore उसको अलग से बोलने की प्रश्न पढ़ना रही है, संजय अलग कसं करणार, एक काम कर संजय मोठी बोलू टाका का मोठी टाकायची वरती ऑलरेडी तुम्ही लिहिले, परत त्यासाठी जबरदस्ती परत फरक आणताय। तो मुझे लगता है कि देखो किसी ने बुक में ये लिख के दिया या कहीं पे भी लिख के दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो गलत फिर भी हो सकता है। ओके, तो मुझे लगता है दिस प्रूफ इज लॉजिकली इनकरेक्ट। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट लॉजिकली करेक्ट क्या है, या फिर इसमें कुछ तो अलग चीज है जो यहाँ पे बताना कुछ और चाह रहे हैं, कुछ और है। ओके, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, मैं अभी इंटेंशनली बताता नहीं। ओके, पहले हम लोग एक डेरिवेशन छोटा सा उसको देख लेते हैं, फिर उसको भी बता दूंगा मैं आपको। एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, हाँ, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार मैग्नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम में आता है। ओके, प्रूफ करने के लिए आता है। एक बार मैग्नेट लिया हम लोगों ने, बाळांनो तुमच्या गप्पा मारल्याने तुमचं 12वीचं नुकसान होणार आहे, माझं नाही। ये तुमको दिख रहा है क्या है ये? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस किया हुआ है, प्लस लिखा है एक्चुअली, लेकिन डायग्राम ऐसे ही होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखा वैल्यू कांस्टेंट है, तुमने एक बार मैग्नेट यहाँ पे सस्पेंड कर दिया, देखो यहाँ पे पिवोट लगा के रखा है, कैन यू सी दिस, मतलब जो बार मैग्नेट है उसको किसी किले को मार के ऐसा लटका दिया है। नाउ यू कैन रोटेट द बार मैग्नेट इन दिस अराउंड दिस, इसके अराउंड तुम पूरा बार मैग्नेट रोटेट कर सकते हो, ऑसिलेटेड डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मानो नीचे रखा तो खाली ऑसिलेट होगा, लेकिन तुम चाहे तो उसको पूरा सर्कुलर मोशन में ला सकते हो। ओके, ये समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट अ बार मैग्नेट, एक्चुअली दिस इज अ रॉड, मेटल रॉड, नॉट अ बार मैग्नेट। ये क्या है तुम्हारा रॉड है, कौन सा रॉड है? मेटल रॉड है।
इस मेटल रॉड को जब तुम इस तरह से घुमाते हो तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कितनी होती है? इसको तुम साइकिल के स्पोक के साथ कंपेयर कर सकते हो। साइकिल का स्पोक यहाँ पे फिक्स होता है, अरे हाँ या ना, एक्सल के बीच में, और साइकिल का स्पोक पूरा गोल गोल घूमता रहता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमको चेक करना है कि इसके अंदर कितना बार मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसको मैंने v कंसीडर किया। लक्ष्य दैट से प्रूफ भरिया है। ओके, लेट मी चूज अ पेज फॉर दैट। चलेगा बच्चों? मैं अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के चक्कर में नहीं पड़ता, आपको वो है ऐसा मान लेना है। मैं खाली वो अपना स्पोक या फिर तुम एक रॉड कंसीडर कर लो, उसको ड्रॉ कर रहा हो तो कंसीडर ये तुम्हारा रॉड है, ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड वो रोटेशनल मोशन में है। ठीक है, मुझे निकालना है यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू। ध्यान दोगे बड़े अच्छे से आएगा, नहीं दोगे नहीं आएगा। मुझे ये का फॉर्मूला पता है, B × L × V। आई एम गोइंग टू यूज दिस एज अ बेसिक फॉर्मूला, उसी से इसका आंसर निकालूंगा। चलेगा बच्चों? अब ये फॉर्मूला जो है आप बोलोगे सर ये यूज कर लो ना, करके बेसिक फॉर्मूला दूसरा चेंज कर दे। प्रॉब्लम क्या है पता है बच्चों? इस फॉर्मूले में जो V था वो पूरे फ्रेम के लिए सेम था। अब बोलोगे सर कैसे? जब मैं इधर इस फ्रेम को खींचूंगा, मान लो किसी भी दिशा में इस फ्रेम को मैं खींचूंगा तो ये पूरी फ्रेम ये भी किस स्पीड से भागेगा, ये भी इसका सब कुछ सेम स्पीड से भागेगा, बरोबर ना? अबे हाँ या ना? लेकिन हम सर्कुलर मोशन के बारे में एक चीज जानते हैं। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, इवन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मैंने किसी रॉड को रख दिया, कौन से मोशन में बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो फिर भी इसके सारे पार्ट सेम वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं करते। एक फैन जब घूमता है तो फैन के सारे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती। ये जो पार्टिकल है ये इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन इसको उतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना है, इसको सेम टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना है, और इसको सेम टाइम में इतना डिस्टेंस कवर करना है। सो ऑल दिस पार्टिकल विल हैव डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। इनका सेम क्या होता है? इनका कांस्टेंट होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है, ये सेम होता है सबके लिए। आप इसको सेम बोल सकते हो। अब रीजन क्या है इसके पीछे का? सिंपल रीजन है, v का बेसिक फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एंगल का बेसिक एंगल वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला एंगल ऑफ टाइम। जब ये घूमता है, मान लो ये रॉड यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचा, तो जब ये घूमेगा सारे की सारे सेम एंगल से रोटेट हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे सेम डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ये इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, ये पार्टिकल इतना डिस्टेंस है। एवरी पार्टिकल कवर डिफरेंट डिस्टेंस, डिस्टेंस डिफरेंट होने की वजह से वेलोसिटी डिफरेंट आता है, लेकिन सारे पार्टिकल एक ही एंगल में ट्रैवल करेंगे, तो सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? सेम। सो लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बट वेरिंग फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस पार्टिकल की लेंथ अलग, इसका v अलग, इसकी लेंथ अलग, v अलग, सबके लिए अलग अलग, तो ये फॉर्मूला अगर तुम यूज नहीं, मतलब ये फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ऐसा अगर मैं तुमको क्वेश्चन पूछूं तो तुम बोलोगे सर सिंपल है, अगर सबके पार्टिकल के लिए v कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, v कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जानते हो ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? अच्छा, जब चीजें कांस्टेंट नहीं होती तो हम क्या करते हैं? याद करो, मैंने समझाया तुम। जब कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती तो क्या करते हैं? याद करके बताओ। अब 50 बार एक चीज बता चुका हूं, पैदा होने से लेकर अब तक तुम कांस्टेंट क्या पिछले 15 सेकंड में बदले क्या? अरे बदले क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो चीज बड़े इंटरवल में बदल रही, छोटे इंटरवल में क्या हो जाएगी? इस पूरे रॉड में तुम यहाँ से लेके यहाँ तक घूमोगे तो सब पार्टिकल का v क्या है? वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं यही के छोटे से पार्टिकल ले लूं, यही के छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं जो मैंने अभी रेड मार्किंग करके यहाँ के, क्या इतने रेड पार्टिकल में इतने रेड पोर्शन में जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम हो जाएगी। तो क्या ये सबकी भी सेम हो जाएगा बच्चों? ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा जो टुकड़ा है, इसकी लेंथ को मैं लिख देता हूँ dl। ये जहां पे रखा है वहां का भी तो ऐसे भी कांस्टेंट है, वो हो जाएगा b। मैंने आपको कहा कि इतने सब जगह के पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। मैं इसको v लिखूं कि d लिखूं? जल्दी बताओ, v की d जल्दी बताओ।
डीवी यानी कि छोटी वेलोसिटी। तुमने साइज पार्टिकल की कम नहीं है, कम पार्टिकल की बात कर रहे हो, छोटी जगह के, उनकी वेलोसिटी कम नहीं होगी, वो v रहेगा। लेकिन जाहिर है तुम लोगों ने छोटा लेंथ लिया तो नेचुरली तुम्हारा ईएमएफ छोटा प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी डीवी। अब मुझे बताओ कब कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ऊपर वाला कब जब v कांस्टेंट है, नीचे वाला कब जब v बोलो जल्दी से वेरिएबल है। समझ ले सकेगा इतपर्यंत का आंसर है। लेकिन आप बोलोगे सर हमारा तो टारगेट टोटल v निकालने का है, आप काहे इतना सा v निकाल रहे हो? कैसे निकालोगे टोटल v? सर जो छोटे छोटे v निकाले हैं ना, टोटल ही निकालना है ना अपने को, टोटल ही निकालना है कि नहीं? टोटल कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, हम क्या करेंगे ऐसे छोटे छोटे कई सारे टुकड़े लेंगे और कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों का ई निकालेंगे और सबका क्या करूंगा मैं? सम करूंगा। कैन आई मेक इट सिंपल इंटीग्रेशन? यस। व्हाई? बिकॉज़ ईएमएफ इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में एडिशन डायरेक्टली होता है। अब तुम ऐसे पार्टिकल कहाँ पे करोगे? तो यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक करूंगा, ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा मैं, बराबर कि नहीं? सब छोटे छोटे टुकड़ों का ये निकालूंगा, सबका एडिशन कर दूंगा। तो तुम मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब लेंथ वाइज बोलोगे तो 0 से लेके ये टोटल लेंथ कितनी नहीं बाय द वे अपन ने एल, तो 0 से लेके कितने तक ये बच्चों यही तक, तो 0 से लेके यही तक। ये समझा है सबको? ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये माना है कि बाय द वे ना, एक्चुअली घूमेगा तो ये सर्कल की रेडियस बनेगी यू शुड से 0 से लेके r तक चलेगा। और ये जो छोटा टुकड़ा तुम लोग लोगे ये r का टुकड़ा लोगे, ये रेडियस का टुकड़ा लोगे, तो इंस्टेड ऑफ l मैं इसको r बोलता हूँ। हम लोग l की जगह पे r यूज करेंगे सिंबल, क्योंकि यहाँ पे घूमेगा तो वो रेडियस की तरह दिखेगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेंथ ऑफ द रॉड यू कैन से रेडियस ऑफ दैट सर्कल। और डेरिवेशन है, सिंबल खाली बदल रहा हूं मैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई टेंशन आने की जरूरत है इसमें। यल की बजाय मैंने सिंबल खाली r लिखा है, चलेगा बच्चों? तो आप कहां से कहां तक जाओगे बच्चों? 0 to r। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 0 से लेके r तक d की वैल्यू बताओ, टाकुम दे वैल्यू चला सांगा b into dr into v चला इतपर्यंत। अब तुम इंटीग्रेशन के बारे में क्या जानते हो? कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल अंदर। सवाल फटाफट उत्तर b कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर क्यों अनु बाहर, ओके। इंटीग्रेशन 0 to r dr छोटा सा टुकड़ा लिया ना तुमने, उसका थिकनेस। अब ये तुम्हारी मर्जी का क्या हो सकता है, जिसके साथ d लगता है वो परमानेंट वेरिएबल है। d यानी कि वेरी स्मॉल ये वर्ड ही अपने आप में वेरिएबल है। समझ में आ रहा है? व्हाट अबाउट v कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल हमने ऊपर लिया है फॉर्मूला है, तो अंदर कौन बच गया? v into dr। इधर तक किसी को दिक्कत? लेकिन तुम्हारा इंटीग्रेशन कहता क्या है? जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल रह सकते हैं क्या? तो मेरे को v को किसने कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो क्या तुम v का r के टर्म में कोई फॉर्मूला जानते हो? हाँ सर, v इक्वल्स टू r into ओमेगा। कहां से भी चीजें कहां पे भी जंप करती हैं, सेंसिबली करोगे तो सेंसिबली आएगा, पार्ट करोगे तो वाट लगेगी। आंसर का मकपूर स्टेप E is equals to b इंटीग्रेशन 0 to r, बोलो क्या है तुम्हारा? v का वैल्यू r into ओमेगा into dr। अब वापस बताओ, ओमेगा कांस्टेंट की वेरिएबल, ऊपर बोला है एंगुलर स्पीड क्या है सबका, हमने आना बाहर चला b ओमेगा, अंदर कौन रह गया? 0 to r, r का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr। अब ये तो कोई भी कर ले, r से पावर कितनी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करता है? r कैसे करता है इंटीग्रेशन, पावर जितनी उसमें क्या करता है डिवाइड बाय सेम नंबर तो आएगा आपका b into ओमेगा r का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 चलेगा। क्या इसको मैं ऐसा लिखूं थोड़ा अच्छा दिखता है, b into ओमेगा into r स्क्वायर या b r ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा अच्छा ऐसा और अच्छा लगता है, b r स्क्वायर ओमेगा। e की वैल्यू समझ में आ गया बच्चों? तो जब तुम साइकिल भगाते हो, तुम्हारे साइकिल के स्पोक के अंदर, एक सिंगल स्पोक के अंदर इतना ईएमएफ बनता है। यहाँ पे भी है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, आर है तुम्हारे साइकिल के स्पोक का लेंथ यानी कि तुम्हारे साइकिल के व्हील का रेडियस, और ओमेगा है तुम्हारा साइकिल का पहिया जिस स्पीड से घूम रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी। समझा? याद रखोगे? तो क्या इस डेरिवेशन में किसी को अड़चन है? कौन सा? देखो ये डेरिवेशन अच्छा खासा लॉजिकल है, लेकिन तुम कैलकुलेशन में देखोगे तो कोई ज्यादा दम नहीं है। बुक में देखोगे तो तुमको दिखेगा उन्होंने बड़े ही प्यार से, किधर गया वो डेरिवेशन किधर? अच्छा अगले पेज पे, पिछला पेज वाला क्या पढ़ा? देखो यहाँ पे लिख के रखा है डेरिवेशन, कैन यू सी दिस डेरिवेशन एंड दिस इज योर आंसर।
ये है ना 1/2 b। अच्छा उन्होंने ये लिया, मैं बेवजह लिया। नहीं वो लिमिट वैसा है। अच्छा लिमिट उन्होंने रॉड का लेंथ जो है वो जो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आर ही लिखना चाहिए, आर ही लिखना चाहिए, क्योंकि तुम आर का छोटा पार्ट लेते हो तो उसको डी आर बोलते हो, यल का छोटा पार्ट लोगे तो उसको डी एल बोलोगे। ये तुम्हारा टोटल रॉड का लेंथ तुम यल लोगे तो उसके छोटे पार्ट को एक्चुअली ऑफिशियली डी एल बोलना चाहिए, फिर आपको आर लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दूसरे सिंबल है उसमें मैथमेटिकली रॉन्ग कुछ नहीं, सिंबल नहीं यूज करना चाहिए, तो अपना इतना ही कहना है 1/2 बी आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा तो ऐसा फॉर्मूला बी आर बी ओमेगा आर स्क्वायर, बी आर स्क्वायर ओमेगा जमलाय तुम्हाला डेरिवेशन, खरंच कळलं पक्का नक्की, हा फॉर्म्युला कळला ना, कारण तुम्ही पाठ काय केलाय ई इज इक्वल टू बी एल बी। तुम्हारा एक लक्षात दिया, ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, तुम्हारा फिजिक्स से सब्जेक्ट ही बहुत सिंपल है, टेक्निकली तुम्हें बताओ फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो सब्जेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या बताएगा, जिसका लॉजिक अच्छा है तो वो इतने नॉलेज से इतना पढ़ सकता है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तुमको झक मार के सारा पढ़ना पड़ेगा, सब याद करना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री में तो चलो कुछ जगह पे है कि तुमने एक ही रिएक्शन पढ़ते हो तो शायद उसकी तरह जनरल रिएक्शन पढ़ते हो तो कुछ रिएक्शन कर सकते हो, बराबर कि नहीं, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इन दोनों के लिए जिसके पास इतना नॉलेज है ना, अब जिसका लॉजिक भी अच्छे से क्लियर है ना, वो ये डेरिवेशन को बिना किसी मदद के भी कर सकता था। चलो विचार करायचं मैं तुमसे ऐसे पूछना चाहता हूँ टाइम पास, क्योंकि मैं तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं करता कभी। 11th इवन महाराष्ट्र बोर्ड के भी कई सारे वीडियोस मिलेंगे तुमको यूट्यूब पे ना, कितने टीचर्स कैलकुलेशन